मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके भाग 2 पर पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम पहला भाग पढ़ चुके हैं, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अष्टक नियम, जो आपकी पुस्तक में 4.1.1 पर दिया हुआ है। उसके बाद सहसंयोजी आबंध तथा सरल अणुओं का ल्यूइस निरूपण, ल्यूइस संरचनाएं, जो आपकी पुस्तक में 4.1.2 और 4.1.3 पर दिए हुए हैं। इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, अष्टक नियम। सन 1916 में कॉर्सल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो परमाणु होते हैं, है ना, जो आवंत बना रहे हैं, जैसे NaCl में Na और Cl आवंत बना रहा है, तो Na का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह Cl में जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण तथा संयोजक इलेक्ट्रॉन के सहभाजन, है ना, शेयरिंग के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त करते हैं। जैसे Cl है, क्लोरीन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Na है, इसे एक इलेक्ट्रॉन देना है। क्यों? क्योंकि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, जो उसके अभाज्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो दे देगा तो उत्कृष्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर देगा, अर्थात अब उसके अभाज्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ऐसे ही क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी हो जाएगा और उसकी संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त हो जाएगा। इसे अष्टक नियम हम कहते हैं। सहसंयोजी आबंध। सन 1919 में लैंगम्यूर ने लुईस अभिग्रहतियों में संशोधन किया। उन्होंने स्थिरपनीय अष्टक को अवधारणा का परित्याग किया तथा सहसंयोजक आबंध का प्रयोग किया। ठीक है, 1919 में लैंगम्यूर ने सहसंयोजक आबंध, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग किया। लुईस लैंगम्यूर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु बनने के उदाहरण से समझा जा सकता है। अभी जो हम देख रहे थे वो आयनिक आबंध बन रहे थे, है ना। अब हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक आबंध। इसका उदाहरण है जैसे Cl2 जो होता है, उसमें क्लोरीन क्लोरीन आपस में आबंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम Cl अणु के उदाहरण से समझ सकते हैं। क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ne3s2 3p5 है ना। उसका जो महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 3s2 3p5 होता है। अर्थात क्लोरीन परमाणु में ऑर्गन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थात जो क्लोरीन परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और वह आर्गन के विन्यास को प्राप्त कर लेगा, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। Cl अणु के बनने को दो क्लोरीन परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, जो Cl का अणु है उसके बनने को क्लोरीन परमाणु, जब दो क्लोरीन परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में सहभाजन करते हैं, तो ये जो सहसंयोजक आबंध है, कोवेलेंट बॉन्ड, वह बनता है। इस प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं तथा इनके बाहर कोश करीबी उत्कृष्ट गैस अर्थात आर्गन का अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? देखो, यहाँ देखिए, जैसे लुईस सिंबल से हम देखें, यहाँ बिंदु इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं। ये संरचनाएं लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन है ये क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन है। ये जो बिंदु है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन, इनका बीच में आवन बन रहा है। तो अब क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 2 4 6 और 8। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन, लेकिन इसमें होते कितने हैं, 7 होते हैं, है ना। कितने? 2 4, इसके पास कितने हैं, 2 4 6 और 7। ऐसे इसके पास भी 2 4 6 और 7, लेकिन चाहिए कितने, 8 है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक युग्म बनाएंगे और उस युग्म को ये लोग शेयर या फिर उसका सहभाजन कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्लोरीन ने ये युग्म दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, और इस क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, इन इलेक्ट्रॉन का युग्म बना, और ये पूरा क्या हो गया, इस क्लोरीन का, ये पूरा क्या हो गया, इस क्लोरीन का। तो अब इस क्लोरीन के पास भी 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास भी 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
इसके लिए मुख्य नियम निम्नलिखित है। प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। जैसे क्लोरीन ने एक का दिया और यहाँ पे भी क्लोरीन ने एक का दिया। इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने भारतम कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्रोक्लोराइड के अणुओं में आबंधों के निर्माण को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम H2O देखें तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। स्थिर होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए हाइट और जो ऑक्सीजन है उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो हाइड्रोजन है उसे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, जिसे हम ड्यूप्लेट बोलते हैं, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, सहभाजन करेगा, और यहाँ पे भी। और जो ऑक्सीजन है वह इन दोनों हाइड्रोजनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन सहभाजन करेगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, और फिर उस पूरे युग्म को सहभाजन या फिर उसकी शेयरिंग कर ली। ऐसे यहाँ पे भी इस पूरे युग्म को, तो इससे क्या हुआ, 2 H और एक H2 बना, है ना। यहाँ पे H2 मतलब ऑक्सीजन और H के बीच में एक आवन, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक आवन बना। ये कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक आबंध होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे CCl4 में देखें हम, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो क्लोरीन और कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करेंगे, है ना। क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए तो वह कार्बन 4 क्लोरीन के साथ अलग अलग सहभाजन करेगा। तो यहाँ एक क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो यहाँ पे 2 4 6 और 8, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन को प्राप्त हो गए। ऐसी क्लोरीन को भी एक कार्बन का यहाँ से, मतलब ये जो युग्म का सहभाजन हो रहा, इसमें एक क्लोरीन का था, एक कार्बन का था, लेकिन अब वो जो अष्टक देखेगी उसमें एक कार्बन का भी होगा। तो क्लोरीन के भी 2 4 6 और 8, है ना, यहाँ पे भी क्लोरीन के 2 4 6 8, और ऐसे यहाँ भी 8 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कार्बन तथा चारों क्लोरीन परमाणुओं में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अष्टक प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे H परमाणु इलेक्ट्रॉनों का ड्यूप्लेट द्विक प्राप्त करते हैं तथा He विन्यास तथा ऑक्सीजन ऑक्टेट प्राप्त करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम आगे चलते हैं। जब संयोजी परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का सहभाजन होता है, जैसा N2 अणु के 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य या इथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य है, तब उनके मध्य एक त्रिआबंध बनता है। अभी तक हम एक एक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करा रहे थे, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन हो, जो कि नाइट्रोजन में होता है, जब N2 का अणु बनता है ना, जब N और N परमाणु आपस में मिलकर आबंध बनाते हैं और N2 का अणु बनाते हैं, तो उसमें तीन 3 इलेक्ट्रॉन का आबंध बनता है, मतलब उसके सहभाजन होता है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास 1 2 3 4 5 है, और इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 है, उसे चाहिए कितने, 8। तब वो 3 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करेगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, और तीन ही क्या हो गए, 6 हो गए। तो ये पूरा इस नाइट्रोजन का और ये पूरा इस नाइट्रोजन का। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इससे क्या होगा, उनका अष्टक पूरा हो गया, अर्थात इसे हम त्रिआवन बोलते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद नाइट्रोजन के बीच त्रिआवन है, और इससे N2 अणु अणु बनता है। ऐसे ही C2H2 में, यहाँ पे C2H2 में कार्बन के पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक एक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ सहभाजन किया, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ सहभाजन किया। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट बन गया, है ना, लेकिन कार्बन का अष्टक बनने के लिए, और उसके पास 4 थे, यहाँ से एक हाइड्रोजन से ले लिया तो कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन से ले लिया तो कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो उसमें वो 3 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन कार्बन के एक और कार्बन के साथ कर लेगा, है ना। तो यहाँ उसके पास कितने, 3 4 5 थे, तो 3 ये वाले भी आ गए, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, और यहाँ पे भी 6 और 2 8 हो गए, तो यहाँ पे भी कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। तो H और C के बीच में एकल आबंध है ना, C और H के पे,
और कार्बन के बीच में त्रिआवंत है ना। तो ऐसे N2 अणु और C2H2 अणु बनते हैं। ठीक है। सरल अणुओं का ल्यूइस निरूपण। ल्यूइस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आवंदन का चित्रण किया जाता है ना। यद्यपि यह चित्रण अणु में आवंदन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, उसके आवंदन तथा उसकी प्रकृति को पूरी तरीके से निरूपित नहीं करता, परंतु फिर भी यह एक पर्याप्त सीमा तक हमें इन्हें समझने की सहायता देता है। परंतु इसके आधार पर अणु के विरचन तथा उसके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। अतः अणुओं की लुईस बिंदु संरचनाएं अत्यंत उपयोगी होती हैं। इन्हें निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। ल्यूइस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, कैसे, यह भी हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे। उदाहरणार्थ, CH4 अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जिसमें 4 हाइड्रोजन के और 4 कार्बन के, तभी मिलकर अष्टक बनाते हैं। 4 कार्बन परमाणु से तथा 4 हाइड्रोजन के 4 परमाणु से उपलब्ध होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है, जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के लिए कैसे, जैसे अब जो ऋणायन है, कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है जब हम संयोजकता निकालते हैं इलेक्ट्रॉनों की, है ना, क्योंकि ऋणायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और जबकि धनायनों के लिए प्रति धनावेश एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। उदाहरणार्थ, जब हम CO3 2 को देखें तो CO3 2 आयन के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। यही होता है। CO3 2 आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणु द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सहभाजन हो जाता है। देखो अभी हमने यहाँ पे होगा अभी कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे CO3 2 हम देखें तो कार्बन 3 ऑक्सीजन के साथ आबंध बनाता है। ठीक है, तो कार्बन को कितने चाहिए, 4 चाहिए, है ना। तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन इस ऑक्सीजन से करेगा, है ना, और एक एक का इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन से के साथ कर लेगा, है ना। ये देखो, इसके साथ दिया तो ये द्विआवन बन गया और ये एकल एकल आवन बन गया, तो ये क्या हो गया, CO3 2 हो गया, है ना। तो ये द्विआवन और ये एकल एकल आवन बन गए। लेकिन यहाँ पे जो ये जो जिन पे आवन ये एकल आवन बने हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के हैं। ठीक है, तो दो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये दो और ये दो, है ना, तो ये मिला के इसका अष्टक पूरा हो गया, है ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अगर हम सिर्फ कार्बन से देखें तो उसका अष्टक लाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि जो सहभाजन हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एक कार्बन का है ना, तो यहाँ पे एक अलावन, और यहाँ पे क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन किया था इसलिए यहाँ पे द्विआवन, तो ये क्या हुआ, CO3 2 ऐसे बनता है। एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग या तो बहुआबंधन के लिए किया जाता है। ठीक है, एकल आबंध के लिए जो एक सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो एकल आबंधों के लिए जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके लिखने के पश्चात जो शेष इलेक्ट्रॉन युग्म है उनका उपयोग या तो बहुआबंधन के लिए किया जाएगा या वे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में रहते हैं। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आवंदित परमाणु, है ना, जिनके साथ आबंध बना है उसमें हर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट अष्टक पूरा हो जाए, है ना। ऐसे ही कुछ अणुओं तथा आयनों की ल्यूस बिंदु संरचना यहाँ दी गई। जैसे H2 का क्या है, H2 H और H आपस में मिलके आबंध बनाते हैं, है ना, तो क्या एकल आबंध बनता है। ऐसे ही जो ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में आबंध बनाते हैं, कौन सा, द्विआबंध, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन आपस में सहभाजन करते हैं उनका। ऐसे ही ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में आवंत बनता है। ठीक है, एक के बीच में द्विआवंत और एक के बीच में एकल आवंत। ऐसे ही NF3 में एक N और 3 फ्लोरीन आपस में आवंत बनाते हैं, तीनों एकल आवंत NF NF और NF। ऐसे CO3 2 का हमने अभी देखा।
और ऐसे HNO3 में नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन को कितने 8 चाहिए, है कितने उसके पास 5, तो वह तो वह 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का सहभाजन एक ऑक्सीजन के साथ करती है, तो ये द्विआबंध आता है। और ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन का बाकी ऑक्सीजन के साथ, तो एकल आबंध आता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये एक आबंध हाइड्रोजन के साथ एकल आबंध बनाता है, तो ऐसे HNO3 बनता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने अष्टक नियम, फिर सहसंयोजी आबंध और फिर सरल अणुओं का लुईस निरूपण, इन सब पे चर्चा की। और ये आपकी पुस्तक में 4.1.1, 4.1.2 और 4.1.3 पर दिए हुए हैं, तो अवश्य देख लीजिएगा। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण 4.2, फिर प्रश्न उदाहरण 4.1, फिर प्रश्न 4.2 और अंत में फॉर्मल आवेश जो आपकी पुस्तक में 4.1.4 पर दिया हुआ है, और अष्टक नियम की सीमाएं, ये जो अष्टक नियम है इसकी क्या सीमा है, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।